सकती है। अब तक कई इसमें बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान में स्थिति क्या है, कैसे आप अपने बच्चों को इस वायरस से बचा सकते हैं और कौन सा बड़ा खतरा है? क्या वाकई में ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए? जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और इसलिए हमने अपने पैनल के अंदर डॉक्टर को, एक्सपर्ट को इसमें अपने साथ जोड़ा है। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर रिजवान गौरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से, क्योंकि लोगों के मन में सवाल ये कि जो खतरनाक घातक वायरस देश के कई राज्यों के अंदर कोहराम मचा चुका है, गुजरात में सबसे ज्यादा लोग अफेक्टेड इसमें नजर आ रहे हैं और उसमें बच्चे ज्यादातर बड़ी संख्या में हैं। राजस्थान के अंदर भी कुछ मामलों के अंदर डेथ केसेस देखने को मिले हैं। कितना असल में खतरनाक है ये वायरस और क्या बहुत तेजी के साथ ये बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है? क्या इसके लक्षण हैं? जय हिंद शुभेंदु जी, आपको और एनडीटीवी के दर्शकों को सबसे पहले मेरा जय हिंद। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चांदीपुरा वायरस एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, रेप्टोवायरिडी फैमिली का ये एक वेसिकुलो वायरस है। सबसे पहले कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में अभी जहां तक देखा जाए स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितनी कि गुजरात और नियरेस्ट स्टेट्स में है। फिर भी एहतियातन तौर पे हमें अपने 15 साल से छोटे बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यदि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना है और अपने आप घर पे कोई मेडिसिन नहीं लेना है। मैक्स टू मैक्स अगर आप देना चाहें पैरासीटामोल दे सकते हैं और अपने डॉक्टर से आप संपर्क करिए। विशेषज्ञ आपके हर जगह उपलब्ध हैं। इसके लिए 2 से 3 दिनों में शुरुआती लक्षण नॉर्मल वायरल बुखार की तरह ही रहते हैं, जिसमें जोड़ों में दर्द होना, भूख कम लगना, सर दर्द होना और बुखार आना। उसके बाद जो स्थिति होती है 2 से 3 दिन बाद, अगर ये चांदीपुरा वायरस है तो स्थिति न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें आते हैं और एक्यूट एन्केफेलाइटिक सिंड्रोम, इस वायरस की जो बीमारी है उसको हम एक्यूट एन्केफेलाइटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें बच्चे को फोटोफोबिया होना, सीवियर हेडेक होना, जी मचलाना, चक्कर आना और सीजर और कोमाटोस जैसी स्थिति भी होती है। ज्यादा सीवियर केसेस में कई बार बच्चे वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं, लेकिन वो डे टू डे अगर वायरस प्रोग्रेस कर रहा है तो दिस इज ए डेडली सिचुएशन या एक गंभीर स्थिति बनती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए डॉक्टर रिजवान कि इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें छोटे छोटे बच्चे इसमें टारगेटेड रहते हैं। अभी तक की स्टडी रिपोर्ट के अंदर भी यही सामने आ रहा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो क्या वाकई में अभी ऑथेंटिक और इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर अभी कुछ पुष्टि हो पाई है कि वाकई में इससे बच्चे ही ज़्यादा खतरे में हैं, या जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी इससे खतरा है? जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की और बुजुर्गों की जो एक्सट्रीम एजेस होती है सुवेंदु जी, 15 साल से छोटे बच्चे और 16 ईयर से ऊपर ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको इससे स्थिति उनको ज्यादा इससे रिस्क है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। उनके लिए हमें विशेष तौर पे एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अच्छा एक चीज़ और भी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं या दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो क्या उनको भी इस वायरस से बचने की ज़रूरत है? क्या उनके ऊपर भी ये वायरस किसी तरीके से असर डाल सकता है? सुरेंद्र जी, एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न, अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई केस नहीं आया है। हालांकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, कैंसर के मरीज हैं, जो क्रोनिक लिवर डिजीज सीकेडी के पेशेंट हैं, हालांकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज तो होते हैं, रिस्क इज ऑलवेज देयर। उनको वायरल इन्फेक्शन होने का या पर्टिकुलर इस वायरस के इन्फेक्शन होने का खतरा तो है, बट एज पर लिटरेचर या डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मेरी जानकारी में कोई ऐसा केस आया नहीं है, अभी तक कोई देखने को मिला नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन हमें उनके लिए भी लेना जरूरी है। अच्छा, अभी तक कुछ गाइडलाइंस डॉक्टर्स को या डॉक्टर्स की टीम को मिली है क्या? WHO की तरफ से या ICMR की तरफ से कहीं से कुछ गाइडलाइंस इस वायरस को लेकर के मिली है? ये जैसे कि चांदीपुरा वायरस है, ये एक्यूट एन्केफेलाइटिक सिंड्रोम करता है ब्रेन में, तो इसका जो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो एज पर एन्केफेलाइटिक या जो ऑलरेडी लिटरेचर में जो एंसेफेलाइटिस होता है उसी की जो लेट डाउन गाइडलाइंस हैं उसी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्योंकि बिकॉज चांदीपुरा वायरस इज ए न्यू वायरस बट एंसेफेलाइटिस इज नॉट ए न्यू फॉर अस, and treating encephalitis is not a new disease.
दैट हाउ टू ट्रीट एंसेफेलाइटिस। हम एंसेफेलाइटिस को काफी टाइम से एज ए रेजिडेंसी से हम उसको ट्रीट करते हुए आ रहे हैं, तो ट्रीटमेंट गाइडलाइन सेम ही है एज पर एंसेफेलाइटिस। यानी कि बट आप ये जो कह रहे हैं कि इसकी चांदीपुरा इसकी वायरस, अलग से कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसकी अलग से कोई दवा नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट चलता है उसी मुताबिक पहले से जो चला आ रहा है उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसका, हाँ। बेस्ड ऑन सिम्टोमेटोलॉजी इसका ट्रीटमेंट है। अगर ज्यादा सीवियर केसेस है तो उसको आईसीयू में ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मल सिम्टोमेटिक पेशेंट है उसको वार्ड में ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके लिए कोई वैक्सीन, इस वायरस की पर से कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल वर्ल्ड वाइड नहीं है। अच्छा डॉक्टर रिजवान जी, एक चीज़ और है कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा थोड़ा सा बारिश का मौसम है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको सर्दी खांसी जुकाम उस तरीके से नज़र आने लगा था, बुखार होने लगा था। तो अब ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये चांदीपुरा वायरस है और ये जो है आम बुखार का ही एक पेशेंट है? शुभेंदु जी, जो नॉर्मल, सबसे पहले जो नॉर्मल वायरस इलनेस होती है, इनफैक्ट अगर चांदीपुरा वायरस भी है तो इट्स स्टार्ट एज ए नॉर्मल वायरल फीवर ओनली। नॉर्मल वायरल फीवर शुरू में ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हमने अभी तक डेंगू के पेशेंट देखे हैं, एक दो दिन में अगर डेंगू किसी को है भी तो एक दो दिन में आइडेंटिफाई नहीं होता। जब तक उसकी बॉडी में एंटीजन या एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती तब तक उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। शुरू के एक दो दिन में आप किसी भी वायरस को, चाहे वो डेंगू है, चाहे स्वाइन फ्लू है, चाहे चांदीपुरा है, पर से इन 1 or 2 days यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट दिस इज ए पर्टिकुलर वायरस। 3 से 4 दिन में अगर उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं या उसको कोई लक्षण इस तरह से आते हैं जहां ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, देन वी कैन सस्पेक्ट दैट इट कुड बी ए चांदीपुरा वायरस और वी हैव टू सेंड अ सैंपल अकॉर्डिंग। ठीक है, इस बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं जरा, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये वायरस देश के कई राज्यों के अंदर ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। गुजरात में तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका नज़र आ रहा है, लेकिन राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। अब तक कई बच्चे इस वायरस की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। मनीषा जी, इसको लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचाना ये बहुत बड़ा जो है टास्क है, तो इसमें बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता आपको क्या नज़र आता है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा कोशिश, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन करते हैं तो वही इसका एक तरीके से ट्रीटमेंट मान लीजिए, तो बचाव के लिए क्या, कैसे लोगों में मैसेज पहुंचा रहे हैं, और जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो क्या कमियां नजर आती हैं? इस वायरस को लेकर के अवेयरनेस कम है लोगों में? मनीषा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? लगता है शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं लेकिन वापस से मनीषा जी से कनेक्ट करेंगे। लेकिन डॉक्टर रिजवान, क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा हो गया है, क्योंकि अब इस वायरस के बारे में लोगों को जानकारी होना ये बड़ा ज़रूरी है। खास करके जिन जगहों पर मरीज आइडेंटिफाई हुए हैं उसके आसपास क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किया गया? वहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है क्या? क्या क्या इसका पुराना रिकॉर्ड हो सकता है? जहां तक मैं जयपुर की समझता हूँ शुभेंद्र जी, जयपुर में अभी तक कोई चांदीपुरा वायरस का कोई डॉक्यूमेंटेड केस अभी तक आया नहीं है। हाँ। बट लेकिन फिर भी हमारी टीम तैयार है। हर लेवल पे कार्यकर्ता, जहां चिकित्सक, जहां गवर्नमेंट सेटअप हो चाहे प्राइवेट सेटअप हो, वी आर रेडी। बट अभी तक ओपीडी में ऐसे कोई केसेस इस तरह से नहीं मिले हैं जिसको हम चांदीपुरा वायरस सस्पेक्ट कर सकते हैं या जिसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो। आज भी मेरी ओपीडी में 4-5 मरीज ऐसे थे जिनको शुरुआती दौर में 2-4 दिन में जिनको बुखार था, सर्दी खांसी जुकाम, बुखार, वॉमिटिंग था, और लेकिन बट अभी तक उनको मैंने फॉलोअप में रख रहा हूं। अभी तक उनको कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अभी तक डेवलप हुआ नहीं है। जैसे ही अगर हमें कोई सस्पेक्ट होगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डेवलप होते ही फर्स्ट वी हैव टू सस्पेक्ट दैट इट कुड बी ए चांदीपुरा वायरस एंड देन वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा रिजवान जी, एक चीज़ बताएंगे कि चांदीपुरा वायरस असल में बच्चों के ऊपर कैसे असर करता है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि आज बच्चा जो है वो, उसको चांदीपुरा वायरस हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, और उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ उसकी जो हेल्थ है वो गिरती चली जाती है। तो ये होता कैसे है? ये इतना इतना घातक कैसे ये वायरस? चांदीपुरा वायरस एक नॉर्मली वायरस, इनिशियली इसके सिम्टम और इनिशियली इन्फेक्शन एज नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होते हैं। 24 से 48 घंटे के बाद यह वायरस ब्रेन में न्यूरोलॉजिकली अफेक्ट करता है, ब्रेन की सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि ब्रेन में लोकल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन डेवलप होता है। जितना भी जो वायरस का इफेक्ट है वो लोकल ब्रेन में एज ए इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन डेवलप करता है। उसके हिसाब से
उसमें ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आना, जैसे मैंने आपको बताया, दौरे आना, कन्वल्जन आना, कोमाटोस की स्थिति होना, तो और इस तरह के सिम्टम ब्रेन में 24 से 48 घंटे के बाद डेवलप होते हैं। लेकिन उसको अगर सही समय पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट, आप कह रहे हैं कि वो तो नॉर्मल जैसा इलाज चलता है उसी तरीके से इलाज रहता है, तो इसका कुछ अलग से कुछ? हाँ। एंटीवायरल ड्रग, इसकी कोई चांदीपुरा वायरस की कोई एंटी चांदीपुरा टाइप या कोई एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है। कई वायरसेस हैं जिनकी एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल होती है, बट चांदीपुरा वायरस की कोई अभी तक एंटीवायरल ड्रग और कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन रिजवान जी, क्योंकि तो ये हाल फिलहाल का तो ऐसा है नहीं कि अभी हाल फिलहाल में डिटेक्ट हुआ हो, ये तो बहुत पुराना वायरस है और ये वापस से जब कमबैक कर रहा है तो ये कितना घातक हो सकता है। और अब तक क्योंकि 48 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें ज़्यादातर बच्चे ही हैं, तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। तो अभी तक इसके ऊपर कोई शोध नहीं हुआ या इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है क्या? इसके बारे में भी कोई जानकारी है? इसके बारे में अभी मेरे को कोई इसके बारे में परफेक्ट एग्जैक्ट पिन पॉइंट नॉलेज नहीं है, बट यस, मैंने धीरे धीरे रिसर्च चलती रहती है साइंस में। अगर ये वायरस परसिस्ट करता है या इस तरह से अगर कम्युनिटी में रहता है, तो डेफिनेटली हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस पे काम करेंगे। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि कोई एंटी वायरल ड्रग जो पर्टिकुलरली चांदीपुरा को ही हिट करे तो उसमें आ सकती है, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस वायरस के लिए एंटीडोट तैयार हो जाए और एक प्रभावी इसके लिए वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली जाए ताकि इसका इलाज तेजी के साथ हो सके। लेकिन इसमें रिजवान जी एक चीज़ और है कि क्या ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ज़्यादा इफेक्ट करता है? इसका कारण जो है, कई बार हम देखते भी हैं कि खान पान का सही तरीके से ना करना, ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है। यस यस, बिल्कुल। इम्यून सिस्टम, जितने भी वायरल होते हैं, वो वीक इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स को या वीक इम्यूनिटी वाले बच्चों को, बुजुर्गों को, उनको ही ज्यादातर वायरस ये अफेक्ट करते हैं, इस तरह के वायरस। तो इसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी और खान पान में ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, वो बहुत जरूरी है। वो उसके लिए हमें बेशक तौर पे उस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यानी कि खान पान का हमें ध्यान रखना होगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना होगा। और आप अक्सर, क्योंकि रिजवान जी हमने देखा कोरोना वायरस के बाद हमने बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपने खाने पीने को लेकर के। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक भी होना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब बच्चों को कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा असर तो बच्चों पर ही डाल रहा है। तो बच्चों में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जंक फूड का एक नया सा ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो बच्चों को उन आदतों से छुटकारा दिलाना, हेल्दी फूड की तरफ उनको लेकर के जाना, ये भी बड़ा जरूरी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पर आप? इसके लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा, सबसे पहले तो अपने बच्चों को साफ सफाई की आदत डालें। बच्चा अगर घर में है या स्कूल में है तो बच्चे को ये बताएं कि हाथ धो के ही खाना खाना है, सैनिटाइजर यूज करके ही कि खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करना है। ज्यादातर माता पिता ध्यान दें, बच्चों को बाहर का खाना न खिलाएं, कोशिश करें घर का ही खाना खिलाएं। और घर में मक्खियों से बचाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सैंड फ्लाई बॉर्न डिजीज है। सैंड फ्लाई यानी कि रेत मक्खी इसका वेक्टर है। उसके लिए फिनाइल का पोछा लगा सकते हैं, घर में मच्छरदानी लगा सकते हैं। बच्चों को पूरे नीचे तक पूरे कवर्ड करके कपड़े, पूरी बाजू के कपड़े और नीचे तक कपड़े, पूरे एंकल तक बच्चों को कपड़े पहनाना है। घर में अगर कोई सस्पेक्ट भी दिखता है खांसी जुकाम बुखार का, तो उसके लिए घबराना नहीं है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि डॉक्टर्स आए दिन ऐसे केसेस देखते रहते हैं। डॉक्टरों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होती है, डॉक्टरों को ज्यादा जानकारी होती है। बजाय कि माता पिता ये ना करें कि अपने आस पड़ोस से कहीं इलाज ले लिया या मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा ली या डॉक्टर की कोई पुरानी पर्ची पड़ी हुई है उससे दवा लेके खा ली, इस चीज को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें मिलकर ही इस चीज से लड़ना पड़ेगा। खाली एज ए स्वास्थ्य कर्मी या एज ए डॉक्टर या एज ए हेल्थ प्रैक्टिशनर का ही काम नहीं है कि किसी बीमारी से लड़ा जाए। इसके लिए समाज की और माता पिता की भागीदारी भी बहुत जरूरी होती है। अपने बच्चों को ताजा हेल्दी फूड खिलाएं, रखा हुआ फूड ना खिलाएं, कोशिश करें ताजा बना हुआ फूड ही खिलाएं। और फ्रूट्स जरूर उनकी डाइट में, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करें, जिससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर बने। ठीक है। और एक आपने बड़ा वाजिब सा यहाँ पर पॉइंट उठाया है कि आपको अपने घर के आसपास साफ सफाई ज़रूर रखनी है।
और इसका असर क्योंकि जी आपके हाँ। बच्चों के ऊपर होने वाला है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, रिजवान जी जी हाँ। बता रहे थे कि भाई अगर आपके घर के आसपास गंदगी होगी, मच्छर मक्खियां वहां पर पनपेंगी, तो उसका असर सीधे सीधे, क्योंकि वो एक वायरस के एक ट्रांसमिशन के तौर पर काम कर रहा है, तो वो आपके बच्चों तक पहुंच सकता है वायरस। आप सोचेंगे कि वायरस हमारे बच्चों को, भाई हमारे बच्चे कहीं बाहर नहीं जा रहे, सिर्फ स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से पढ़ करके वापस आ जाते हैं, लेकिन आपके घर के आसपास कहीं अगर गंदगी फैली हुई है तो इसका भी खतरा आपके ऊपर रहता है। तो एक यहाँ पर डॉक्टर रिजवान सर एक चीज़ और बताइए कि हमें, क्योंकि साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना है, इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हालांकि सैनिटेशन को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के अलग से नगर परिषद है या नगर निगम है वो काम करते हैं, लेकिन ये एक, क्योंकि ऐसा समय है जब आपको मिल करके काम करने की ज़रूरत है, तो निगम को भी और तमाम जो एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था को देखरेख करने वाली, उनको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और उनके ज़रिए क्या हम घर घर तक वो मैसेज पहुंचाएं कि आपको साफ सफाई रखनी है, अगर नहीं होता है तो इसकी वजह से ये खतरा या ये वायरस आपके आसपास बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये निगम कर्मी जो हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो उनके अधिकारी हैं, ऐसे टाइम में कचरे की जो गाड़ी है वो रेगुलर कचरा घर घर जाके कचरा उठाए, घर पे कचरा इकट्ठा ना होने दे। क्योंकि अगर घर पे कचरा इकट्ठा होगा तो जाहिर से तौर पे उस पे मक्खी मच्छर जरूर आएंगे। मक्खी मच्छर आएंगे तो वायरल, आज आप ये मान लीजिए चांदीपुरा ना फैला तो हो सकता है कि बच्चा डेंगू वायरस की चपेट में आ जाए। बीमारी तो वो भी बीमारी है। तो इसके लिए घर घर से कचरा उठाना रेगुलर वो जरूरी है। और अगर निगम कर्मी स्प्रे करा सकते हैं, अगर नहीं भी कराए निगम कर्मी, तो हमें भी अपने लेवल पे, हमें अपने पर्सनल लेवल पे मैलाथियन पैराथियन का आसपास अगर कहीं झाड़ी है तो उसमें स्प्रे कराना चाहिए। और घर में पानी अगर कहीं इकट्ठा है, पुराना अपना कूलर में पानी इकट्ठा है, किसी गमले में पानी इकट्ठा है, या कोई पुराना टायर है, या कोई पुराना बर्तन, पुरानी टंकी जिसमें पानी बहुत टाइम से अगर इकट्ठा हो रहा है, तो उस पर हम केरोसिन डाल सकते हैं, जिससे कि मक्खी मच्छर के लार्वा वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए। और उस पानी को बेहतर है कि चेंज कर दिया जाए ताकि पानी इकट्ठा ना हो। यहाँ पे बात तो आप चांदीपुरा वायरस की कर रहे हैं, लेकिन उस बीमारी से जो मानसून में और भी तो बीमारियां बिल्कुल। फैलती हैं, उससे भी तो हमें अपनी सुरक्षा करनी है। कोई चांदीपुरा वायरस इज नॉट ए ओनली डिजीज, दूसरी चीजों से भी हमें बचना है। ऐसा नहीं है कि हम चांदीपुरा की ही तैयारी करके रखेंगे। और न सिर्फ चांदीपुरा वायरस, बल्कि आप डेंगू मलेरिया जैसे, क्योंकि जो इस तरीके की बीमारियां हैं जी उनसे हाँ। भी आप बच सकते हैं। तो कई घातक मानसून। बीमारियां हैं जो जानलेवा साबित हो जाती हैं, आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। और उसका उपाय यही है कि आप अपने घरों के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था रखें, क्योंकि मच्छर मक्खी के जरिए वो वायरस आपके घर तक भी पहुंच सकता है। हमारे साथ लगातार बिल्कुल। कार्यक्रम में मनीषा जी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से नहीं जुड़ पाई थी, थोड़ा सा देरी हो गई है। लेकिन मनीषा जी एक चीज़ बताइए, सामाजिक तौर पर ये एक जन जागरूकता अभियान के साथ जुड़ पाए, इस वायरस को लेकर के जागरूकता लोगों के घर घर तक पहुंच पाए, ये कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि भाई साफ सफाई करना, और यही इसका एक मेन उपाय हो सकता है कि वायरस ना हो। तो ये लोगों तक मैसेज पहुंचाना ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु जी, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सबसे बड़ी चुनौती है कि गांव गांव तक जो अवेयरनेस है वो फैलाई जाए। क्योंकि जो गांव में है बहुत ज्यादा लोग हैं जो इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाता है कि बच्चों को अगर बुखार होता है तो छोटी मोटी दवाई देके अपने हिसाब से वो लोग उसको अपने स्तर पे वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये चांदीपुरा वायरस है और इसकी जो इतनी घातक है, जो जिससे बच्चों की मौत तक हो रही है, काल के मुंह में जा रहे हैं बच्चे, और इस तरह की जो बीमारियां हैं जो संक्रमित होती हैं, उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि वहां पे गांव गांव में जाके हर एरिया में जाके उनको सतर्क करना चाहिए कि सावधानी ही इसका उपाय है। और ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें, सरकार को चाहिए कि छिड़काव करें दवाइयों का। और जिस तरह की जो ये सेंट है, मक्खी है, मच्छर है, और इस तरह से खाट आती है बच्चे, उसी समय जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी बताई जा रही है। बच्चे इसमें 75 घंटे के अंदर अंदर खत्म होते जा रहे हैं, यानी 24 घंटे से 28 घंटे तक डॉक्टर तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। और बाकी डॉक्टर साहब ने अभी बहुत कुछ बताया, तो इसमें अवेयरनेस ही फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सब जगह अवेयरनेस फैलाया जाए, और साथ साथ जो बच्चे हैं उसका ध्यान रखा जाए, उसको मच्छरों से बचाने के लिए उसको पूरे कपड़े पहनाएं, और जो गंदगी है उनके पास ना जाने दें। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें
बहुत छोटी छोटी बातें हैं कहने को तो, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों को सतर्क करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चे हैं वो इस तरह की बड़ी घातक बीमारी से अगर जान गंवा रहे हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है। और ये इस तरीके के वायरस क्योंकि जब आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन इसके उपाय जो हैं बड़े सरल और आसान से नज़र आते हैं। लेकिन इसके लिए समाज में जागरूकता बनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और इसमें क्योंकि हर किसी को साथ में जुड़ना चाहिए, इसमें सरकारों को भी साथ में जुड़ना चाहिए, इसमें लोकल बॉडीज़ को एक साथ इकट्ठा होकर के अपनी जिम्मेदारी मान करके इस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ग्राउंड लेवल पर वो असर उसका दिखाई दे सके। मैं कहना चाहूंगी जी कि जी संगीता जी। मैं कहना चाहूंगी कि संस्थाओं को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेयर करना चाहिए। जो संस्थाएं हैं जो फील्ड में काम कर रही है, तो उनको जाके वहां पे लोगों को, बच्चों को और साथ साथ स्कूलों में जाके अवेयर करना चाहिए। क्योंकि स्कूल में बच्चे होते हैं तो उनको बताना चाहिए, क्योंकि 15 साल के से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको बताना चाहिए वहां जाके कि आप लोगों को इस तरह से अपने आप का ख्याल रखना है। साथ साथ में इस तरह से ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है जिसका कोई अभी इलाज नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, इसका कोई अभी तक जब तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसके लिए जब अलग से कोई व्यवस्था नहीं तैयार हुई है तो तब तक आपको अपने बच्चों को बचाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वायरस से अगर आपको बचाना है, अपने मासूमों को बचाना है, तो उसके लिए आपको कुछ एहतियात बरतने होंगे। और हमारी कोशिश इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यही थी कि आपको वो लक्षण बता पाएँ, आपको उसके समाधान बता पाएँ, कैसे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, क्योंकि बड़ा खतरनाक वायरस है। और हम ये चाहते हैं कि आप सभी के परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस वायरस से बच सके। तो इसलिए आपको कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जो कि इस कार्यक्रम के जरिए एक्सपर्ट के द्वारा हमने आप तक वो बातें पहुंचाई हैं। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का, मनीषा जी और रिजवान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया और बड़ी अच्छी बातें और बड़े अच्छे सुझाव, और जो इसका समाधान हो सकता है, लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे उससे बचा जा सकता है, ये कई आपने महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस कार्यक्रम के जरिए, हमारी कोशिश यही थी कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक पहुँच पाए ताकि इस वायरस से बचा जा सके। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।